ज़ोहल रूम में आई तो वो उसे गिटार पकड़े बैठा नजर आया। अरे आ जाओ ज़ोहल शहरियान, अरे आ जाओ ज़ोहल, शहरियान भाई गाना गाने लगे हैं, युशवा ने पुरजोश से अंदाज में कहा। बट हम तो मूवी देख रहे थे ना। हाँ, पहले शहरियान भाई गाना गाएंगे, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। रहल उसके हाथ से ट्रे लेकर उसे अपने साथ बिठा गई। वो उसके सामने था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कितनी मुश्किलों से वो उसकी आवाज़ के शहर से निकली थी। जब से शहरियान उसे छोड़ कर गया था, वो रोज़ उसकी रिकॉर्डिंग सुनती थी, जिसमें अक्सर ही वो गुनगुनाता था। गिटार की आवाज़ से एक बार फिर वो माजी की यादों से निकली। आज उसे ज़िंदगी ने फिर वहीं ला खड़ा किया था। गिटार बजना शुरू हुआ और उसके साथ साथ उसका दिल भी डूब कर उभरा था। तू ही ये मुझको बता दे, मैं चाहूँ या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। कमरे में उस वक्त उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जिसके शहर ने सब दम साधे उसी को सुन रहे थे। नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। उसके लहजे में दर्द था, जिसकी वजह शायद यहाँ मौजूद हर शख्स को ही मालूम थी। गिटार की आवाज़ के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बंद हुई, जिससे वो लम्हे में ही होश में लौट आई थी। वाह वाह ब्रो, छा गए तुसी, शिफान ने उसे दाद दी, जिस पर वो सर को खम दे गया। आज काफ़ी अरसे बाद उसने कोई गाना गाया था। मूवी देखें, सब उसको दाद देने में मसरूफ़ थे जब वो बावाज़े बुलंद मुखातिब हुई। हाँ हाँ लगाओ मूवी ज़ोहल, तुम इधर आ जाओ ज़रा। आजिल ने उसे इशारा किया। वो उस वक्त रहल और युशवा के बीच में बैठा था। आप उधर बैठ जाए ना। अब वो शिफान के सर थी, जो कि अपनी जगह छोड़ने को तैयार ना था। ना चाहते हुए भी वो उसके साथ आकर बैठ गई, जिस पर रहल ने शिफान को आंखों ही आंखों में दाद दी। मूवी के दौरान उसे अपने कंधे पर एक नर्म लम्स महसूस हुआ। नज़र उठाकर देखा तो दुश्मने जहाँ उसके कंधे पर सर रखे सो चुकी थी। एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने शहरियान के होंठों का अहाता किया। ये इतने वक्त में पहली बार था जब वो मुस्कुराया था। अगले ही लम्हे वो उसके गिर्द अपना हिसार बांध चुका था। कितना मुश्किल है ना तुमसे दूर रहना। उसके गिर्द हिसार बांधे वो सरगोशी में बोला। रात के 3 बजे मूवी ख़त्म होने पर वो सब अपने अपने रूम में जाने के लिए बेकरार थे। जोहल अब उससे कुछ फासले पर सोई हुई थी। मुझे भाई मेरा कमरा बता दो, मैं तो सोने जाऊं। आजिल जमाई रोकते बोला। आप दोनों को मैं गेस्ट रूम में छोड़ आती हूँ। युशवा मेरे साथ ही सो जाएगी और शहरियान भाई जोहल के रूम में सो जाएंगे, रहल ने तफसीली सुनाया। ओके चलो जी। एक एक करके वो सभी रूम में निकल गए। उसने सर उठाकर अपने साथ लेटी उस खूबसूरत लड़की को देखा। एक सर्द आह भरकर वो अपनी जगह से उठकर उसे बाजुओं में भरे उसके रूम की तरफ चल दिया। क्या खाकर सोती हो तुम बेबी गर्ल? अगर यही हरकत मैंने तुम्हारे होश में की होती तो इस वक्त कमरे में मेरे हाथ तोड़ चुकी होती तुम। मुस्कुराकर कहता वो उसे बेड पर लेटा गया और खुद सामने सोफे पर जाकर लेट गया। उसे देखते देखते कब उसकी आंख लगी उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। फजर की अजान की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। वज़ू की नीयत से वो उठी। मैं यहाँ कैसे आई? उसका जवाब उसे सामने सोफे पर लेटा दिखाई दिया। एटीट्यूड तो देखो इसका, सोफे पर लेटे हैं जनाब, खड़ूस कहीं का, खुद से कहती। वो वॉशरूम में घुस गई। चंद लम्हों बाद वो बाहर आई, जाए नमाज बिछा कर बैठ गई। आज 2 दिनों बाद उसे फजर की नमाज नसीब हुई थी। उसकी आंख खुली तो वो उसे जाए नमाज पर बैठी नजर आई। कुछ सोचते हुए वो आहिस्ता से उसके पास जाकर बैठ गया। क्या मांगती हो रब से? उसके हिजाब में लिपटे चेहरे से वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। सब्र, मुख्तसर सा जवाब आया। क्यों? तुम्हें सब्र की क्यों ज़रूरत है? झेलने के लिए मुझे सब्र मांगना चाहिए, वो शरारत से बोला। उसका कोई जवाब ना पाकर उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसे रोता देख वो यकदम घबराया। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है क्या? बताओ। उसके सवाल पर उसने सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा। ये दर्द तो कुछ नहीं है शहरियान शाह, उस दर्द के आगे जो तुमने मुझे दिया है। मैंने तुम्हें कोई दर्द नहीं दिया। मैंने तुम्हारे लिए आसानी की थी उस वक्त। अगर तुम मेरे साथ रहती तो तकलीफ में रहती। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो उचक गई। नहीं, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है शहरियान शाह, कि तुमने उस वक्त जाकर सही किया। तुम जानते थे मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम जानते थे मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे बगैर। तुम जानते थे मैं मर जाऊंगी। जब भी तुमने मुझे तकलीफ दी, तुमने अपने डैड की मौत का बदला पहले पुरानी जोहल को मार कर लिया, फिर मेरे डैड को मार दिया। तुमने शहरियान, तुम इतने पत्थर तो नहीं थे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? उसकी आवाज़ अब बुलंद हो चुकी थी। इतने सालों का गुबार वो आज निकाल रही थी। उसकी हर बात में सच्चाई थी। चलो मान लेते हैं, मैं सब जानता था।
लेकिन मेरे डैड को मारा था तुम्हारे डैड ने, जिस प्लान का हिस्सा कहीं ना कहीं तुम भी थी। मेरे डैड का खून इतना हल्का नहीं था कि मैं उनके कातिल के साथ ताल्लुक़ रख लेता। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके साथ पीछे ज़ोहल भी उठ खड़ी हुई थी। मैंने नहीं मारा सिकंदर अंकल को, मेरे डैड बेकसूर थे। हमें तो पता भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। तुम सोचो मेरे डैड को क्या दुश्मनी होगी सिकंदर अंकल से। इतने साल तुम मुझे उस गुनाह की सज़ा देते रहे जो मैंने किया ही नहीं। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन उसकी बात पर वो चौंका। और तुम तो खुद गुनाह पर गुनाह कर रहे थे। साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते थे ताकि तुम उन लड़कियों के साथ इंजॉयमेंट कर सको। उसकी बात पर वो कदमों के बल पलटा। और मत भूल, उसने तुझे उस लड़की के साथ भी सुना था। नहीं, उसने लड़की की आवाज़ नहीं सुनी। उसे कुछ दिन पहले अपनी शिफान के साथ की गुफ्तगू याद आई। हाँ, तो मैं एक माफिया लीडर हूँ। मैंने एक नहीं हज़ारों लड़कियों के साथ रातें गुजारी हैं। और तुम किस हैसियत से ये बात कर रही हो मुझसे? जब बीवी ही शोर से कह दे कि वो हवस परस्त है, तो उस बीवी को ये बात पूछने का कोई हक नहीं कि वो रात को कहाँ था और किसके साथ था। उसकी धाड़ से वो बेयकीनी से पीछे हुई। तुमसे पहले भी मेरे पास बहुत लड़कियां थी और तुम्हारे बाद भी, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे अलग थी। तुम वो वाहिद लड़की थी जिस पर हक रखने के बावजूद मैंने कभी नहीं छुआ था उसे। फिर भी मैं तुम्हारी नज़र में हवस परस्त हूँ। उसने तंज किया। तुम उन्हीं के साथ रहते ना, फिर क्यों आए मेरी ज़िंदगी में दोबारा? क्यों मुझे खुद से मोहब्बत करवाई? क्यों तकलीफ़ दी मुझे? तुमने जानबूझकर उस दिन उस लड़की को फ़ोन थमाया। तुम जानते थे मैं पॉजेसिव हूँ। उसका सांस उखड़ना शुरू हुआ था, जिस पर वो चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। पानी। शिट। उसकी कपकपाहट पर वो तेज़ी से जग से पानी निकाल कर उसे पिलाने लगा। तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने कितनी मोहब्बत की थी तुमसे। मेरे डैड बेकसूर थे, तुमने उन्हें मार दिया। वो हिचकियों के बीच बोली। मैंने नहीं मारा तुम्हारे डैड को ज़ोहल। हाँ, मैंने मारना था, लेकिन मुझसे पहले ही उन्हें किसी और ने शूट कर दिया। मैं गुनाहगार नहीं हूँ तुम्हारे डैड का। वो उसके बाल सहलाता नरमी से बोला। उसका रोना उसे मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। तुमने मुझे तो मार दिया ना। तुम्हें क्यों मेरी याद आती? तुम्हारे पास तो बहुत से लोग थे, मैं तो अकेली थी। मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी। तुमने जानबूझकर मुझे छोड़ा। मैं पूरे 1 साल तक तुम्हें रोज़ कॉल्स करती रही, क्योंकि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती थी। लेकिन तुमने मेरी एक कॉल तक नहीं उठाई। मैं रोज़ यहीं इसी जाए नमाज पर रोते रोते सो जाया करती थी। और तुम? उसकी सिसकी सी निकली, जिस पर वो बेख्तियार उसे खुद से लगा गया। चुप। उसकी बातों ने आज पहली बार शहरियान को अपनी गलती का एहसास करवाया था। वो सही तो कह रही थी। उसने ख़त्म ही तो कर दिया था उस मासूम सी लड़की को। वो सब जानकर बदले की आग में इस हद तक आगे निकल गया था कि उसने उस लड़की की तकलीफ़ का एहसास तक नहीं किया। उससे दूरी की तकलीफ़ में वो रोज़ ही जलता था। उसे भूलने के चक्कर में वो कितनी ही रातें बार में बैठा रहता। कई बार लड़कियों की ऑफ़र्स पर वो उनके साथ टाइम गुजार चुका था, लेकिन उसे भुलाने की बजाय हर बार उसकी कमी महसूस हो जाती। उसकी नज़र में ज़ोहल शहरियान शाह उसके डैड के कातिल की बेटी रह गई थी। उसके हिसार में आते ही वो होश से बेगाना हो गई थी। उसे इस तरह के पैनिक अटैक अक्सर ही हो जाते थे, लेकिन शहरियान के सामने ये पहली बार था। उसकी तकलीफ़ महसूस करके वो नम आंखों से उसकी पेशानी पर लब रख गया। आई एम सॉरी बेबी गर्ल। मेरा वादा है तुमसे, ये मेरी तरफ से मिलने वाली आखिरी तकलीफ़ होगी तुम्हें। उसको बेड पर लिटाने के बाद वो भारी कदम उठाता बाहर आता, सिगरेट लबों से लगा गया। उसके जहन में बहुत कुछ उस वक्त गर्दिश कर रहा था। सलाम भाई। उसे टेरेस पर खड़ा देख शिफान उसके पास आया। तू सोया नहीं? सोया था, फजर पढ़ने उठाऊं। तुम्हें क्या हुआ? उसने उसके चेहरे का तफसीली जायज़ा लिया। डैड को ज़ोहल और इब्राहिम शाह ने कत्ल नहीं किया था। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। और इस बात पर तुमने यकीन कैसे किया? युशफान को खटका सा हुआ। युशफान को खटका सा हुआ। मैंने उसे उकसाया था, लेकिन जब भी उसके लबों पर बस यही था कि वो बेगुनाह है। मैंने उसका ट्रिगर पॉइंट दबाया। उसमें भी उसकी सिर्फ एक ही बात थी, और वो ये थी कि इब्राहिम शाह बेगुनाह है। और उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? शिफान ने अबरू उचकाए, जिस पर वो गहरा सांस खींच गया। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत सी लड़कियों के साथ रातें गुजार चुका हूँ। उसके बताने पर शिफान ने बेयकीनी से उसे देखा। तुमने फिर वही किया शाह? वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। एक बार पहले भी तूने यही कहा था। मैंने जब भी रोका था तुझे। और भी बहुत से तरीके थे, मगर तुम। उसका ट्रिगर पॉइंट सिर्फ यही है। वो मुझे लेकर पॉजेसिव थी। मैं जानता था जब मैं उसकी डूबती रग पर हाथ रखूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सच बोलेगी। और उसने बोल दिया। उसने शिफान की बात को बीच में काट कर अपनी गुफ्तगू जारी रखी।
वो सच तो 6 साल से बोल रही थी, लेकिन तुम्हें यकीन अब आया है। जानते भी हो शहरियान, इस हरकत से तुम उसका भरोसा खुद पर से उठा चुके हो। उसने उसे आईना दिखाया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपने डैड के कातिलों का पता लगाना था, और जिसे मैंने कातिल समझा वो असल मजलूम ही थी। मैं 6 साल से उस मजलूम को सज़ा देता रहा। तुमने अब भी उसे सज़ा ही दी है, एक ऐसा झूठ बोलकर जिसे अब अगर तुम झूठ साबित भी करोगे ना, तो वो कभी तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। ये सब हर बे बेहतर था कि तुम अपने माफिया वर्ल्ड में इस्तेमाल करते। अब भुगतो। शिफान आग बबूला होकर वहां से निकल गया। ये शहरियान का स्पेशल साइन था। उसे जब भी किसी से कुछ उगलवाना होता था या सच निकालना होता, वह हमेशा इस शख्स के ट्रिगर पॉइंट को दबाता था। वो हमेशा उस शख्स के ट्रिगर पॉइंट को दबाता, उसकी दुखती रग पर हाथ रखता। और जोहल की दफ़ा भी उसका ट्रिगर पॉइंट उसे किसी लड़की के साथ देखना था। निकाह के बाद अक्सर ही वो शहरियान की तरफ किसी लड़की को देखता पाती तो उसे वहीं खड़ी खड़ी सुना देती थी। उसके डैड के कत्ल के बाद भी जब वो कनाडा वापस गया था, जोहल की कॉल्स उसे रोज़ आती थी, जिन्हें वो जब्र करके बंद कर देता। उसकी नज़र में जोहल इब्राहिम शाह अब उसके बाप की मौत की जिम्मेदार थी। उसके डैड ही तो उसे इस दुनिया में सबसे अजीज़ थे। उसके बाद जोहल शाह उसकी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन उसके आते ही शहरियान से उसका इकलौता मुखलिस रिश्ता भी छूट गया था, क्योंकि उसने खुद इब्राहिम शाह को सिकंदर शाह पर गोली चलाते देखा था। उसके डैड का खून उसकी मोहब्बत पर हावी हो गया था, जिसके बायस एक दिन झुंझुला कर उसने किसी लड़की को पैसे देकर अपना फ़ोन थमा दिया था। लेकिन उसकी नज़र में फ़ोन बहुत जल्दी बंद हो गया था, जिसके बायस उसे सही से क्लियर नहीं हुआ था कि जोहल ने उस लड़की की आवाज़ सुनी भी है या नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद कभी उसकी कॉल नहीं आई थी, जिस पर वो बेचैन रहने लगा। रोज़ कॉल आने से उसे कहीं ना कहीं सुकून सा मिलता था, लेकिन फिर कॉल्स बंद होने पर वो अमूमन ही गुस्से और बेचैनी में डूबा रहता। वो कनाडा के माफिया वर्ल्ड का हेड जाना जाता था। उसे इस फील्ड में सिकंदर शाह लाए थे, लेकिन कुछ ही अरसे में शहरियान उनसे भी बहुत आगे निकल गया, जिसके बायस उसे किंग शाह कहा जाता था। सिकंदर शाह माफिया वर्ल्ड में मुलव्वस ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कभी शराब नोशी नहीं की थी और ना ही कभी किसी गलत काम में मुलव्वस हुए थे। वो हमेशा गलत लोगों को सीधा करने में पाए जाते थे, चाहे उनका अंदाज अच्छा हो या बुरा। वो हर लिहाज से मुकाबिल को ज़ेर कर देते थे। यही वजह थी कि शहरियान ने उनकी ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। वक्त का खेल था या शैतान की चाल। एक दिन उसी बेचैनी में उसके एक पार्टनर ने शराब उसके मुंह से लगाई थी। उसके बाद शराब उसके लिए पानी का काम करने लगी। वो कहते हैं ना कि एक गलत काम करने से हजारों गलत कामों का रास्ता खुल जाता है। न जाने कितनी ही रातें उसने बार में बैठ बैठ कर शराब के साथ जोहल की यादों से लड़ते गुजारी थी। अक्सर कुछ लड़कियों ने उसे किस्म किस्म की ऑफर्स भी करवाई, जिन्हें वो जोहल को बुलाने का सोचकर कबूल कर लेता। मगर हर बार उनके करीब जाकर उसके सामने उसकी मासूम बेबी गर्ल आ जाती, जिससे एक झटके में वो होश की दुनिया में वापस आकर मुड़ जाता। आज भी उसने जानकर उसका ट्रिगर दबाया था। जानता था जोहल उसकी बात पर पैनिक होकर सच चुक लेगी। इस अरसे में आज ये पहली बार था जब वो उससे अपने दिल की बात कर रही थी। इससे ज़्यादा अच्छा मौका उसे नहीं मिलना था, जिस पर वो उसकी दुखती रग दबा गया। वो जानता था आज शहरियान शाह जोहल इब्राहिम शाह की नज़र में गिर गया है, लेकिन उसे एक तसल्ली थी उसके बेगुनाह होने की। इब्राहिम साहब की डेथ के बाद उसे इस केस में दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसके जहन ने एक और पहलू देखना शुरू किया, जिस पर उसने 6 सालों से नज़र ही नहीं डाली थी, और अब उसे बस एक ही चीज़ देखनी थी, अपने डैड के असल कातिल को ढूंढना। आई एम सॉरी बेबी गर्ल, ये आखिरी तकलीफ थी जो मैंने तुम्हें दी। मैं जानता हूँ तुम्हें इस सब से निकलने में टाइम लगेगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी नज़र में एक जानी बन गया हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था। बहुत जल्द बहुत से राजों से पर्दा उठेगा और फिर हम एक नई दुनिया आबाद करेंगे। खुद को हौसला देकर वो बची हुई सिगरेट मसलता बाहर आया। रहल के उठाने पर वो बमुश्किल आंख खोल पाई थी। उसकी तबीयत अब ज़रा बेहतर थी। उठ जाओ यार, कौन से गधे घोड़े बेचकर सोती हो, जल्दी आ जाओ, सब नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। रहल उसे उठाकर चली गई। जब वो बिस्तर से निकली, सुबह वाला मंजर याद आते ही उसके दिल में एक टीस सी उठी थी। मुबारक हो जोहल शाह, तुम कमज़ोर पड़ गई उसके सामने, खुद से कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। चंद मिनट बाद वो ब्लू प्रिंटेड लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में बाहर आई।
शीशे के सामने आकर बाल बनाते उसने अपने चेहरे का जायज़ा लिया, जो उसके सूट की तरह ही जर्द था। कुछ सोचते हुए वो फाउंडेशन लगाकर हल्के से मेकअप से अपने चेहरे की जर्दी को मिटाने में कामयाब हो गई थी। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे एक कार्ड पर गई। उसने कार्ड उठाकर पढ़ा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा होगी बेबी गर्ल, हर्ट होगी। तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम रोती हो। तुम एक लड़की होकर रो सकती हो। तुम कहती हो ना मुझे दर्द नहीं होता, मैं पत्थर हूँ। लेकिन मैं आज सिर्फ ये बोलूँगा, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं रो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से मैं दुनिया की नज़रों में कमज़ोर पड़ जाऊँगा। और शहरियार शाह कमज़ोर नहीं बनना जानता और शहरियार शाह कमज़ोर नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। बस कुछ दिन रुक जाओ, कुछ राज़ों से पर्दा उठने दो। हो सकता है मुझे तुमसे माफ़ी भी मिल जाए। उसका कार्ड पढ़कर वो तल्खी से मुस्कुराती बाहर आई। नाश्ते की टेबल पर सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। शहरियार कहाँ है? उसने बेइख्तियार होकर पूछा, जिस पर रहल और यशवा ने उसे आंखों ही आंखों में छेड़ा। वो घर चला गया है। तुम्हें तो पता है कि ऑफिस जाना था, तो कपड़े तो उसके वहीं थे। शिफान उसकी तरफ देखकर बोला, जिस पर वो सर हिलाती कुर्सी खींचकर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? उसका जायज़ा लेकर वो तफ्तीशी अंदाज में बोला। जी शिफान भाई, मुझे क्या होना है? ऑफिस जाओगी? उसकी बात पर मुतमईन होकर उसने फिर सवाल किया। जी जाना है। चलो भाई, आप लोग ऑफिस की बातें अब छोड़ें और नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। रहल के कहने पर दोनों कंधे उचकाकर खाने में मसरूफ़ हुए। कुछ ही देर में युशफा और आजिल अपने अपने घर को निकल गए थे। शिफान जोहल के इंतज़ार में अब आबिद साहब के साथ बैठा था, और वो उस वक्त हरीम बेगम के रूम में उनकी गोद में सर रख के लेटी थी। क्या हुआ, मेरा बच्चा उदास है क्या? वो उसके बालों में हाथ फेरती बोली। मोम, मर्द और औरत की ज़िंदगी कितनी अजीब होती है ना। जो चीज़ें मर्द को खुद के लिए ठीक लगती हैं, वही चीज़ें औरत के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी आवाज़ में शिकवा था। जोहल बेटा, ये सोच अपने जहन से निकाल दो। शहरियान को माफ़ करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू करो। कैसे नई ज़िंदगी शुरू करूं? कैसे माफ़ कर दूं उसे? आप जानती हैं कि उसे बीच में टोक कर वो अपनी बात शुरू कर गई। शहरियार तुम्हारा शोहर है बेटा, उसकी कोई भी बात तुम मुझे तो क्या किसी को नहीं बताओगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर औरत के लिए एक कानून होता कि उसे इस मुआशरे में इज्जत उसके शोहर की इज्जत के मुताबिक मिलेगी, यानी जिसका शोहर लोगों की नज़रों में इज्जत रखता होगा, सिर्फ उसी औरत को इज्जत मिलेगी, तो आज पूरी दुनिया में हर औरत अपने शोहर से खुश होती। क्योंकि शोहर की इज्जत लोगों के दिलों में डालने और ना डालने का 90% काम औरत का होता है। अगर एक औरत ही अपने इर्द गिर्द और अपने ससुराल में अपने शोहर की बुराई करने की बजाय अच्छाई करने लगे, तारीफ करने लगे, तो वो इस अमल से खुद लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए मोहब्बत डालना, इज्जत डालना शुरू कर देगी। हमने अक्सर ही सुना है, ये शख्स वैसे तो हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन बीवी के साथ बहुत बुरा है, इसलिए मुझे बेहद बुरा लगता है। जबकि यही बीवी कुछ दिनों में अपनी नाराज़गी भूल जाती है, और जब उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है और उसका अपना ही उससे ये कह दे कि तेरा शोहर तेरे काबिल नहीं, तो यही औरत उसका मुंह नोचने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि ये सोच सामने वाले के दिल में उसने खुद ही अपने शोहर के लिए बिठाई थी। तभी तो एक बीवी से ज़्यादा रुतबा माँ रखती है, क्योंकि माँ चार दीवारी में तो गलत काम करने पर अपने बच्चे को मार मार कर हलकान कर देगी, लेकिन कभी किसी दूसरे के सामने अपने बच्चे के ऐब नहीं रखती, बल्कि उन पर पर्दा डाल देती है। और इसी तरह एक मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के लिए वो शोहर बने जो कि वो बेटी के लिए सोचता है। जो मर्द ये दावा करे कि वो कोई जुल्म नहीं करता, कुछ गलत नहीं करता अपनी बीवी के साथ, तो एक बार उससे ये ज़रूर पूछा जाए कि क्या वो अपने जैसा शोहर अपनी बेटी के नसीब के लिए मांगता है? क्या मांग सकता है? यही एक सवाल दरअसल उस शख्स को उसकी हैसियत बता देगा। मुख्तसर ये कि मियाँ बीवी एक लिबास की मानिंद है। अगर ये दोनों इस बात को समझकर अमल करने लगें, तो कोई बेटी ना तो शादी करने से डरेगी और ना ही कोई बेटा ये बात कहकर टालेगा कि मुझे इन झमेलों में पड़ना ही नहीं। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को आपस में ख़त्म कर देंगे और अच्छाई दुनिया में फैलाएं, तो ना तो कोई मर्द जालिम बनेगा और ना ही कोई औरत मजलूम। इंसान मोहब्बत का भूखा होता है मेरी बच्ची, फ़ौरन नहीं तो कुछ अरसे में ये मोहब्बत पत्थर से पत्थर दिल को भी मोम कर देती है। और मेरे बच्चे, ये रास्ता तो इस्लाम भी हमें बताता है।
ایک بار اپنے رب کے بتائے راستے پر چل کر تو دیکھو، تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ہاں، اگر تمہیں اپنے سسرال والوں سے کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں اس کا حل بتاؤں گی، لیکن کبھی بھی اپنے شوہر کی بات مجھ سے مت کرنا۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ کچھ ہی عرصے میں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اگر کوئی غلط بات تم مجھے بتاتی ہو تو میرے دل میں شہریان کے لیے ہمیشہ کے لیے میل رہ جائے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، اسے غلط کاموں سے روکنے کا کام اب تمہارا ہے۔ ڈھال بن جاؤ اپنے شوہر کی، تاکہ کوئی تمہارے بیچ نہ آ سکے، کوئی بھی غلط فہمی نہ رہے، سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے پیار سے اسے مخاطب کیا، جس پر وہ ان کی باتوں کے سحر سے نکلی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، میں اتنی اسٹرانگ تو ہوں کہ مشکل وقت کا اکیلے سامنا کر سکوں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شاید موم، میں اتنی اسٹرانگ تو ہوں کہ مشکل وقت سے اکیلے سامنا کر سکوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں اب اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو میری طرف سے کوئی مایوسی نہ ہو۔ وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولی، جس پر حریم بیگم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلیں اب میں چلتی ہوں، شفان بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ان سے مل کر اٹھی کہ حریم بیگم نے اسے روکا۔ یہ چادر اوڑھ کر باہر جانا۔ ان کے نئے حکم پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا، ہمارے نام کے آگے شاہ لگتا ہے۔ میں ہر بار تمہارے ڈیڈ سے کہتی تھی کہ اسے چادر پہنائے، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ابھی چھوٹی ہے۔ لیکن اب تم شادی شدہ ہو، پہلے بھی میں اس چیز کے خلاف تھی، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سید یا مسلم کہلانا آسان ہے، لیکن بننا مشکل ہے میرے بچے۔ مجھے یقین ہے تم ایک دن یہ بات ضرور سمجھو گی۔ زیادہ نہیں تو یہ چادر ہی اوڑھ کر نکلا کرو گھر سے باہر۔ انہوں نے ایک بڑی سی چادر اس پر ڈالی۔ موم، لگتا ہے آج کل آپ زیادہ ہی بکس پڑھنے لگی ہیں۔ خیر ڈونٹ وری، اس نے انہیں چھیڑا۔ ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے بیٹا، وہ اداسی سے بولی، جس پر زحل انہیں گلے سے لگا کر تسلی دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔